हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता ही है कि अभी यूपीएससी 2024 का मेंस चल रहा है। तो अभी हो गया है। आज तो खैर सभी चारों पेपर समाप्त हो गए, लेकिन मैं ये पेपर दूसरा है, GS2 यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर नंबर दूसरा, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं ये पेपर। आप सॉल्व कर लीजिएगा। PDF आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आयोग खुद डालेगा अपने वेबसाइट पे। तो मैं ये पढ़ दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन, पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या है। विशेष अनुदेश क्या है। तो देना है कि उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। इनमें 20 प्रश्न दिए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दें। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा का ध्यान रखें, ये सब ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। यह है 150 शब्दों में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं। ये भी है 150 शब्दों में। तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है कि कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए। यह 150 शब्दों में। सातवां है, निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये भी 150 शब्दों में है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन है कि पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये 10वां क्वेश्चन है जो 10 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन 11 से 15 नंबर के आ जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, मध्य एशियाई गणराज्यों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर के सारे क्वेश्चन है 11 से 20 तक। 11वां नंबर है, अभी हाल ही में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं। क्या विश्वविद्यालय या राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। 250 शब्दों में लिखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं।
संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। 16 नंबर है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। ये गवर्नेंस का पार्ट है, सिटीजन चार्ट है, ठीक है। 17 नंबर, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके, यानी कि ग्रास रूट लेवल। इंग्लिश ध्यान देना जरूरी है, तृणमूल ऐसे समझ ही नहीं आएगा, वही ग्रास रूट देखेंगे तो समझ आ जाता है कि हाँ मतलब क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे एकदम निचले स्तर तक। 18 नंबर है, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी है। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। 19 नंबर है, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। CTC का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है। 20 नंबर है, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। 250 शब्दों में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।